नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज हम आपके बीच एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं जो मुंबई की धरती से हमारे बीच में आई है। कला जगत में, फिल्म जगत में या सीरियल जगत में कहें, उनका बहुत बड़ा नाम है। राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में जहाँ तक मुझे थोड़ी सी उनकी बात सुनने के बाद समझ में आया कि जीवन को बहुत गहराई से वो समझती हैं। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा की है। आइए आपको मिलाता हूँ जिनका नाम है असीमा भट्ट जी। असीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। ओम शांति। आज आपसे रूबरू होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। असीमा जी की सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन में जो बचपन की कुछ बातें, कुछ यादें, कैसे आप इस फील्ड में आए, इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा वहाँ से शुरू करते हैं। इस फील्ड में आने से पहले आपने जैसा कहा कि बचपन को जानना ज़रूरी है, तो मैं जो कुछ भी आज हूँ बाय चांस, मतलब प्लान नहीं था। और हमारा जो बचपन था 70s में, तो तब बच्चे कहाँ इतना करियर के बारे में सोचते थे। वो पढ़ते थे, लिखते थे, ठीक है, 50% आ जाए बहुत है। तो मैं भी वैसे ही थी और थोड़ी और पैम्पर्ड थी, क्योंकि मैं अपने माता पिता को शादी के 15वें साल में हुई, जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। ऊपर से मेरे पिताजी बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, आधुनिक ख़यालात के थे और समाज के प्रति, देश के प्रति उनके मन में बिना कहते हैं ना कि जब समझ नहीं थी तब भी समझ रहे थे कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है। जैसे कि एक घटना है कि उन्होंने 14 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की जीप में आग लगा दी थी। अच्छा जी, तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उनकी उम्र 14 साल अंग्रेजों थी। की गाड़ी है, ये जीप दिखाई दिया और उनको हाँ, लगा कि इसको जला दिया हाँ, जाए। बस ये सुना था, जैसे बच्चे सुनते हैं ना कि हम्म। अंग्रेज़ है हमारे मतलब ऊपर। एक देशभक्ति का हाँ, जज्बा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा किया। अच्छा। और आप जानते हैं कि ऐसा करना उस ज़माने में, तो या तो वो मार दिए जाते या हैंग किए जाते। तो मेरे दादाजी ने अपने पावर, बहुत रिच व्यक्ति थे अपने शहर के, तो पावर का उपयोग करते हुए अपने बेटे को सेव करने के लिए अच्छा। बनारस BHU भेजा। और मेरे पिताजी को उस समय अपने पिताजी से नफ़रत हुई थी, अच्छा। क्योंकि उन्होंने उनको कहा भी कि आप अंग्रेज़ों के मुखबिर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा था, पर ये उनका अपना था। और BHU जाने के बाद उनकी परिपक्वता बढ़ गई। जैसे कि माउंट आबू आने के बाद चारों तरफ बाबा के गुणगान, बाबा के चर्चा, मुरली, थॉट आप सबसे मिलते हुए जब लगता है कि दिस इज़ द राइट पाथ, जिस एनर्जी की बात हो रही है, जिस लाइट की बात हो रही है, तो वैसे ही शायद इसलिए कि हम अपने पापा के साथ उतना साथ नहीं रह पाए। एक तो शादी के 15 साल बाद मेरा जन्म हुआ और मैं जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो इमरजेंसी देश में लागू हो गया था। तो मेरे पिताजी आज़ादी के बाद भी जो सिस्टम था उससे खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अभी भी लोगों को बराबरी का, सम्मान का, एजुकेशन का राइट नहीं मिला है। सो ये आज़ादी नहीं है, तो फुल मतलब कुछ मिसिंग है। हाँ, जो एक जो कहते हैं ना कि कंप्लीट समाजवाद उनके मन में था, तो इसलिए वो देश के लिए काम करते रहे और वो इमरजेंसी में जेल चले गए 7 साल के लिए। वहाँ से आने के बाद भी उनको लगा कि नहीं, अब घर में नहीं रहना है, देश को ज़्यादा ज़रूरत, तो वो देश के लिए ही काम करते थे। तो मेरा उनका जो साथ होना चाहिए वो बहुत कम था। और एक पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, लेकिन उस पोस्ट कार्ड में एक दो लाइन में जो उनकी बातें होती थी मूल मंत्र की तरह होती थी कि आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, कभी थोपा नहीं, ये करना ही चाहिए। उन्होंने स्वतंत्र छोड़ा,
कि आप खुद डिस्कवर कीजिए, एक्सप्लोर ताकि आप कीजिए। सीखिए, है ना। जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, किसी को तैरना नहीं आता है तो फिर उसको नदी के किनारे थोड़ा धक्का लगा दो तो वो तैरना सीख जाता है। ये भी लिटरली मेरे पिताजी ने ये किया। अच्छा। अगर वो लिटरली मुझे पानी में फेंकते नहीं तो मैं तैरना नहीं सीखती। तो मैंने तुरंत नौकरी ढूंढी। मैंने जर्नलिज्म किया, ना भारत टाइम्स में काम किया, हिंदुस्तान में काम किया, पाटलिपुत्रा दैनिक में काम किया, तो कई सारे अखबारों में, मैगजीन्स में लिखा, काम किया। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी से एमए किया मैंने। सब्जेक्ट और भी थे, इंटर बीए में होता है, लेकिन फाइनल एमए आते आते मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। हाँ, इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर्स को समझना जानना अच्छा लगता था। मैं आज भी लोगों से बात करना पसंद करती हूँ, तो उससे उनकी जो एक एक धागे जो कहते हैं ना वो खुलते हैं, उससे समझ में आती है चीज़ें। तो सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं होता, इंसानों को भी जानने से होता है। इस तरह से मैंने सीखा। तो लिटरली उन्होंने मुझे धक्का दे के पुश करके आज जो मैं हूँ इसके लिए तैयार किया, और शायद वो जानते थे, जिसको कहते हैं दूरदृष्टा। फिल्मी दुनिया में, इंडस्ट्रीज में आपने अभी तक वहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी? हाँ, अगेन मैं वही बताऊँ कि इस दुनिया में कदम कैसे रखा हाँ, और क्या मतलब क्या किया? मैं एक बात के लिए तो जितना भी लोगों का धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं, कम। मुझे जीवन में लोग बड़े अच्छे मिलते गए। मैं घर छोड़ के भागी थी, बिहार की लड़की, तो कुछ भी हो सकता था। ये 90 की बात है, 90 में, और कुछ भी हो सकता था। आप सोच सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या कुछ हो सकता। लेकिन मैं इतनी प्रोटेक्टेड रही क्योंकि मुझे लोग मिलते गए। मुझे तुरंत नौकरी मिल गई। नौकरी में जो एडिटर मिले, बाद में उनको पता चला कि मैं सुरेश भट्ट की बेटी हूँ। सो उनका मेरे पिता के लिए बहुत सम्मान था। तो पूरे ऑफिस में जो मेरे साथ बर्ताव किया गया कि भट्ट जी की बेटी है, और मैं उस समय छोटी थी, 17-18 साल मेरी उम्र थी। तो दे ऑल वेयर लाइक ना कि बच्ची है, बच्ची सिखाना, ये कैसे आर्टिकल बनते हैं, कैसे न्यूज़ बनते हैं। बहरहाल बहुत ही फिल्मी है ये घटना, पर ये सच है। मैं नवभारत टाइम्स में काम करती थी। नवभारत टाइम्स में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नामांकन का वो सूचना आया, और मैंने किस लोगों ने कहा है तुम्हें एनएसडी जाना चाहिए, तो मैंने उसमें बिल्कुल फैंटेसी में, सीरियस नहीं थी, और मैंने भर दिया। बहुत सारे फिल्मी एक्ट्रेस मैंने ये जो आप संस्था बोल रहे हैं, इसमें काफ़ी ट्रेनिंग लेकर के इंडस्ट्रीज में भी बहुत गए हैं ना। जी। तो मैंने जब दिया, मेरा पहली बार में नहीं हुआ। जब मेरा नहीं हुआ ना, तब मुझे लगा रहे ये क्या हुआ है। तो तब मैंने दूसरी तीसरी जो अटेम्प्ट दिया, फिर से बहुत पढ़ के, बहुत स्टडी करके नाटक के बारे में, और जितने लोग भी मिलते थे नाटक से जुड़े उनसे मैं पूछती थी। फिर इप्टा के थ्रू, और भी निर्माण कला मंच है वहाँ, कला संगम है, सबके साथ काम किया। तो सीखती गई। वहाँ भी सब लोग अच्छे से, जो नाट्य निर्देशक थे वो सब लोग, मुझे लगता ना कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक खाली घड़ा थी, और उस खाली घड़े में सबने जल भरा, और पवित्र जल भरा, तो उससे मैं आज भर पाई हूँ। फिर एनएसडी हो गया, एनएसडी कर लिया, वहाँ और मुझे विस्तार मिला कि पढ़ाई के साथ साथ थिएटर बहुत बड़ी दुनिया है, पंचम वेद कहा जाता है। वो जानने समझने के बाद तो लगा कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता था अब तक। मैं तो बस नाटक कर रही थी। अब नाटक का ना भी नहीं पता था। कालिदास, भावभूति, भरत मुनि, ये सब पढ़ते पढ़ते लगा ये एक अलग दुनिया है। फिर भी था कि नौकरी मुझे करते रहना था, क्योंकि मैं घर में बड़ी भी हूँ। तो मुझे पिताजी जब घर छोड़ के गए थे, तो मुझे माँ को हेल्प करना था, सपोर्ट करना था। मेरा एक भाई, 2 छोटी बहन है, तो इसलिए नौकरी हमेशा मेरे सर पे रहती थी कि ये करूँ या ये करूँ।
बहरहाल थिएटर NST में भी फेलोशिप मिलता है, तो वो मिलता था। उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उस समय जूनियर फेलोशिप दिया, तो फिर मुझे पैसे मिल रहे थे। तो इस तरह से मुझे कहते हैं ना कि जीवन में जब आप मासूम बच्चे की तरह होते हो, जब आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो बात थी कि मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं, तो मैं छोड़ देती थी प्रेयर करके और विश करके। सपोज कि मैं आपसे कहूं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए, ये मैं आपको बोल दूंगी, अब देना ना देना आपका काम है। तो ऐसे मैं प्रेयर भी ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए वो मिल गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फेलोशिप मिल गया। उसके बाद BBC आया दिल्ली में, और वो उस समय एड्स बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उसके अवेयरनेस के लिए काम कर रही थी। तो मुझे उसमें ऐड भी मिल रहा था, फिल्म भी मिल रही थी, और बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। ये 2000 की बात है। एक दिन के काम का 15,000 मिलता था, एक दिन की शूटिंग का। सो इट वॉज अ गुड मनी फॉर दैट टाइम, एंड पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। फिर उन्हीं दिनों भ्रूण हत्या, मतलब सेव गर्ल चाइल्ड का बहुत आया, तो DD पर उन दिनों चूंकि भ्रूण हत्या बहुत हो रहे थे, जब बच्चों मतलब फैमिली को पता चलता था कि माँ के पेट में गर्ल चाइल्ड है, तो टेस्ट कराने के बाद उसकी हत्या करा देते थे, अबॉर्शन करा देते थे। तो दैट टाइम वो बहुत बड़ा इशू था, और DD1 ने उस पर एक सीरियल बनाया जिसका नाम था आत्मजा। अच्छा। और ये माधव पांडा जी ने इसको डायरेक्ट किया था, जिन्होंने बाद में I Am कलाम बनाई। अच्छा। जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। और ये सीरियल बहुत फेमस हुआ DD1, क्योंकि एक तो वो देश का ज्वलंत मुद्दा था, लड़कियों की जो आबादी थी वो घट रही थी उस वजह से, भ्रूण हत्या की वजह से। जी जी। तो वो सीरियल इतना पॉपुलर हुआ, और आई वॉज द मेन विक्टिम। अच्छा। कि मेरे पेट में गर्ल चाइल्ड थी, और मेरे पति द्वारा और मेरी सास द्वारा वो टेस्ट कराने के बाद जब उनको पता चलता है कि आई एम कैरिंग द बेबी गर्ल, तो वो मुझे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ करें। सो वो सीरियल ने उसने मुझे पूरे भारत में पहचान दिलाई। अच्छा, उसमें आपका विशेष ये रोल था। जी। और उससे पहले एड्स अवेयरनेस के लिए जो एक ऐड बनाया था BBC ने, जिसकी भारत में जितनी भाषाएं हैं सब में अनुवाद होकर के पूरे कंट्री में दिखाया गया था, तो उसने भी मुझे बहुत सम्मान दिलाया था। फिर मुझे स्ट्राइकर मिल गया, चंदन अरोड़ा की फिल्म थी जिसमें सिद्धार्थ जो साउथ इंडियन एक्टर हैं, वो ही वॉज मेन एक्टर, मैं उसमें जर्नलिस्ट थी। और चूंकि मैं जर्नलिज्म कर चुकी हूँ, तो एक अनुभव था जी उसका अनुभव था। और अनुपम खेर साहब उसमें कमिश्नर थे, हमारे सीनियर है, तब भी मैं उनको मतलब ये किए ना, पुलिस वाले को ब्लेम कर रही हूँ कि पुलिस की सिस्टम और गड़बड़ी की वजह से मुंबई में ये डिजास्टर हुआ, दंगे वंगे जो हुए थे। सो वो सारे मुझे मिलते गए, धीरे धीरे जर्नी मेरी आसान होती गई। फिर सीरियल मिला, मोहे रंग दे सीरियल मिला, कलर्स चैनल्स पे आया था। तो अब जो मेरी क्षेत्रीय पहचान थी नेशनल हो गए, वो नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए। बहुत सुंदर। तो आपकी एक एक्टिंग की दुनिया में भी आप कदम रखे और सफलता के मुकाम तक आप पहुंचते गए हैं। बहुत सारी अच्छी अनुभूतियां आपके साथ हैं। असीमा जी, हम थोड़ा सा आ जाते हैं अब कुछ स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ कि आपकी सोच, आपकी जो पॉजिटिविटी हमें देखने को सुनने को तो मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने जीवन को सजाया और अनुभव से सजा रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो उसने किया है। बराबर। ब्रह्मा कुमारी इसका ये हेडक्वार्टर है जहाँ हम बैठे हैं जी। यहाँ कैसे आना हुआ और जुड़ाव कैसे हुआ, आके आपको क्या अनुभव हो रहा है वो बताइए। सच कहूँ, इस अनुभव को शब्दों में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ी थी शायद। मुझे लगता नहीं किसी भी चीज़ की बीज जो है ना हमारे अंदर पहले से होता है और हमें पता नहीं होता है, और हम इधर उधर भटक रहे होते हैं। सच पूछा जाए तो मैं गया क्यों, तो भगवान बुद्ध भी गया आए और जिस पीपल के वृक्ष के पास बैठे, उससे पहले वो 12 साल भटक चुके थे और उस जगह पे बैठने के बाद एनलाइटेंड हुए।
शायद मैं मतलब ये बड़ी बात कह रही हूँ, बुद्ध नहीं हूँ, उस तरह से एनलाइटेंड नहीं हूँ, जर्नी में हूँ, डिस्कवर कर रही हूँ, पर अच्छा लगता था कि ये क्या है, वो क्या है, जानना है, समझना जिज्ञासा है। मन में जी, वो मेरे मन में बचपन से थी, क्योंकि मेरी परनानी को मैंने देखा है ना, शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल, शी वॉज वेरी काइंड फॉर एवरीबडी। तो मुझे स्पिरिचुअलिज्म का मतलब यही समझ में आता था कि आप कितनी देर पूजा और मंत्र पाठ करते हैं, उससे नहीं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। और यही मेरे पापा कहते थे कि जनरली लोग ना स्ट्रगल संघर्ष चिल्लाते रहते हैं। सो जो अपने लिए सेल्फ के लिए स्ट्रगल करता है उसको स्ट्रगल नहीं कहते हम, वो तो कोई भी करता। हाँ, कर्म है जो करना है। हाँ, आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, आपका दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी परनानी के संस्कार थे, फिर मेरे पिता के, जबकि वो पॉलिटिकल थे, लेकिन मैं देखती हूँ कि उनके अंदर जो एक करुणा की भावना थी। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारी की दीदी लोगों से मिलती थी, गोरेगांव सेंटर पे जाती थी, लोखंडवाला सेंटर पे, बोरीवली भी गई थी, एक बार बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था। तो मैं जब भी मिलती थी ना, तो वो जो लाइट की बात करते थे, तो ये मेरे पिताजी भी कहते थे कि जो गॉड कुछ नहीं है, जो मूर्तियां हैं वो तो ऐसे ही हैं, लोग अपने अपनी आस्था से लोगों ने जड़ मूर्ति है ये तो। जी बनाया, एक स्वरूप दिया, पर बेसिकली जो है वो ऊर्जा है, एक उस पॉइंट पे आपको पकड़नी है, उस ऊर्जा को पकड़नी है। तो कुल मिला के ये बात मुझे कन्विंसिंग लगती थी कि हम सब ऊर्जा हैं और हम सब के भीतर ऊर्जा है, हमें उसी को पकड़ना है, वो जो सूक्ष्म रूप है जो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें उसको हासिल करना है, उस ज्ञान को। तो इस मतलब उत्सुकता में मैं बार बार जुड़ती गई, फिर सुनती रहती हूँ, गूगल पे सर्च किया, मुरली सुनती हूँ, और जितने भी डिस्कोर्स हैं ब्रह्मास कुमार के वो काफ़ी सुने। तो उससे कहीं ना कहीं मतलब मन को सुकून मिला, कुछ सवालों के जवाब मिले। तो जैसे होता है कि कनेक्ट विथ यूनिवर्स, दैट इज द अल्टीमेट सुप्रीम पावर। सो ये सब जब समझने में आने लगा मुझे, मैं इंजॉय करने लगी, मुझे पीस मिलने लगा, मैं हाइपर नहीं होती। मैं ये मानती हूँ कि आज का दिन मुझे मिला है तो ये मेरे हाथ में नहीं था, है ना। मैं बहुत एक सिंपल सी बात बताऊं, पता नहीं बुरा लगे या क्या, आज की तारीख में कितने लोगों की लाशें जल रही होगी, तो वो जब रात सोए होंगे तो ये सोच के नहीं सोए होंगे कि मैं अगली सुबह नहीं देखूंगा, पर हम अलाइव हैं, हम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सृष्टि को देख रही हूँ, बाहर इतना सुंदर वातावरण है, शांति है, सुकून है। तो जब हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुन पा रहे हैं, वो जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कानों में कोई अच्छी मधुर आवाज़ आ रही है। और मैं अंदर मैं बाबा के रूम में भी गई थी सुबह, अमृत बेला में मेडिटेशन करने, और वहाँ लगभग 1 घंटा बैठने के बाद मैं बाहर 4 बजे सुबह निकल के पेड़ों के नीचे बैठी, और वहाँ चिड़िया बुलबुल बोल रही थी। सो वो सब जब होने लगता है, जब जैसे ये पत्ते हिल रहे हैं, काँप रहे हैं, नाच रहे हैं, तो मुझे ये अब ये समझ में आ गया है कि हमारे या आपके या किसी भी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो जो सुप्रीम पावर है वो हमें सुलाता है, वो हमें जगाता है, और सारा मास्टरमाइंड जो प्लान है वो उसी का है। लोग इस पे बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, पर मुझे अंततः यही लगता है कि अध्यात्म की जो यात्रा है वो बहुत पर्सनल है, इंडिविजुअल है। एक मधुशाला है, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है कि अलग अलग राह सभी बतलाते, पर राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। यहाँ मेरा मधुशाला से जो तात्पर्य लगता है कि सुप्रीम पावर जो एक है, हर धर्म अपने अपने तरीके से समझाती है,
और सबका हित वही है कि मानव का विकास हो, बराबर। हमारा इनलाइटमेंट हो, हम अपने आप को बेहतर समझ सकें, भटकाव में ना जाए। तो आई थिंक कि वो अपनी जर्नी है, आप एक राह पकड़ के चलते रहिए, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, एंड डेस्टिनेशन तो वही है और स्पिरिचुअलिटी वही सही है, पहुंचना सही बात है। और ये जीवन का एक वास्तविकता भी है एक्चुअल में, जी कि हमें जी रहे हैं इस संसार में तो कुछ तो कारण होगा, क्यों जी जी रहे हैं, किस लिए जी जी रहे हैं। जी तो जहाँ तक आपके अनुभव से ये भी जी लग रहा है कि ज़रूरी है, मतलब स्पिरिचुअलिटी तभी, बहुत वरना तो ज़रूरी है। आजकल संसार में सब कुछ है, व्यक्ति के पास हम्म, शोहरत भी है, संपत्ति भी है, भौतिक साधन से भी सब संपन्न है, हम्म। पर अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो लगता है कहीं खाली है जीवन। बहुत बड़ा खालीपन है है। ना, बहुत बड़ा। मैं उन लोगों के भीतर एक हाहाकार देखती हूँ, हम्म, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ। मैंने बताया कि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ, मैं भी अकेली थी, अकेली रहती हूँ, अकेले एक कमरे में थी, कोरोना मुझे भी हुआ, पर थैंक्स टू द अगेन अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर, द ऊर्जा, कि मैं पैनिक नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए मैं भी ह्यूमन हूँ, घबराई थी, पर मैंने कहा कि अब तो यही सिचुएशन है, अब क्या करना है। आप तूफान में फंस गए हैं, या तो डूबो या तैर के निकलो। तो मैंने क्या किया, मैं रोज अपने मोबाइल से लाइव आती थी फेसबुक पर और मोटिवेशन की बातें कर रही थी। बल्कि जब लोगों ने कहा कि हम 9 बजे से 10 बजे रात के आते, तो लोगों ने कहा कि हम 9 बजने का इंतज़ार करते हैं। तो मैंने अपना नंबर दे दिया पब्लिकली कि आप में से कोई भी मुझसे बात कर सकता है या कर सकती है। मैं रात भर लोगों से बात करती रही हूँ, क्योंकि कोरोना था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, नौकरी छूट रही थी या घर से काम कर रहे थे, सभी एंजाइटी में थे, मुझसे बात कर रहे थे, और मैं उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो कई बार क्या होता है ना कि एक पेन दूसरे पेन को हील करता है, तो मैं हील भी हुई, लोगों का भी काम किया। उसी दौरान बहुत से लोगों ने सुसाइड किया, इसका भी मेरे मन पे गहरा असर पड़ा। तो मैंने एक फिल्म लिखी, से नो टू सक्सेस, कि सक्सेस की होड़, विनिंग की जो होड़ है, कि आई हैव टू अचीव, आई हैव टू विन, आई हैव टू बी सक्सेसफुल, कहीं ना कहीं इंसान को बहुत कमज़ोर कर देता है। मतलब आप एफर्ट करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप एफर्ट ना करें, तब तो सभी आदमी छोड़ के भागे भरोसे बैठ जाएंगे, लेकिन उस एफर्ट में एक पॉइंट ये भी रखें कि नहीं हुआ तो इट्स ओके, ये भी गॉड विश, फिर ट्राई अगेन। जी। तो मैंने से नो टू सक्सेस एक फिल्म बनाई है, यूट्यूब पर है, और वो उसी पर है कि सक्सेस इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि उसके लिए जान दी जाए, आत्महत्या। सो दिस इज अगेंस्ट आत्महत्या पर, सही बात है। कि आप जिएंगे, आप लड़ेंगे, तो हो सकता है दिस अटेम्प्ट नहीं तो दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में तो हो जाएगा, हो ही जाना। सही बात है। तो ये अगेन मेरे पिता का ही था कि आपका सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे मन में काम करने के साथ साथ वही रहता है। और जहाँ तक मैंने अध्यात्म को, ज्ञान को, विवेक को, मतलब कहते हैं जो सीखा, उसमें यही सीखा कि अगर जिस काम में आपका मकसद ये हो कि दुनिया का हित हो रहा है, तो आप सफल हैं। बराबर। तो इस तरह से मैं फिल्में बनाती हूँ, लिखती हूँ। एक और फिल्म है जिन माँओं के बच्चे मेंटली थोड़े होते हैं, तो उस पर है बिच मदर। मेरे लेखन में भी लगातार यही बात होती है कि यार लोगों को मुस्कान देना चेहरे पे लाना सिखाओ, जीना सिखाओ, बाकी तो वो है ना बैठा, सही बात। वो सब कर देगा, सब देख लेगा। हमारी नीयत बच्चों जैसी होनी चाहिए, मासूमियत होनी, जो मुझ में है। मैंने अब दिमाग से काम लेना छोड़ दिया है, दिल से काम देते हैं। दिल भी नहीं है, हाँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, हाँ। उस पर छोड़ दिया है। मैं आज पैदा हुई, आँख मेरी खुली है ना आज के दिन, तो भाई उसने पूरा प्लान भी तो सोचा होगा। सही बात। हाँ, अगर कोई विचार आता है मेरे मन में, सपोज जैसे मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, अगर आया तो
अच्छा लग रहा है, चाहिए। इच्छा तो सबके मन में होती है, हसरतें तो सबके मन में होती हैं, तो उन हसरतों को भी प्रार्थना में ऊपर सुपुर्द कर दीजिए। तो मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा मैंने सीखा कि मौन से बड़ी जो है कोई प्रार्थना नहीं है। तो साइलेंस में बैठना अच्छा लगता है। किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान ला दो तो उससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। और आपका काम अगर सामाजिक हित के लिए है तो वो अपने आप में यज्ञ है, पवित्र है, शुद्ध है, और उससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो किसी और रुपये पैसे से, देखिए एक हद तक ज़रूरत है, लेकिन इनर हैप्पीनेस जिसे कहते हैं वो एक दूसरे को कुछ दे के ही मिलता है। सही बात है। और वो पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता। प्रेम, शांति, खुशी, ये सब देने से बढ़ती है, कम तो नहीं होती। और वो देना मतलब खुद में है तभी दे सकते हैं। और नहीं, जितना हम देते हैं उतना पाते भी हैं जी। मल्टीप्लाई होके वापस भी आता है। मैं यहाँ आई हूँ तो ये जो इसको स्वर्ग क्यों कहते हैं, जैसे मैं खाने के टेबल पे जाती हूँ डाइनिंग हॉल में, तो सभी आके और लो और खाओ, ये करो वो करो, थाली उठा रहे हैं। मैं कहती हूँ बिगाड़ के भेजोगे क्या? क्योंकि हम तो अपने घर जाके लौट के सब खुद ही कर रहे हैं। तो ये जो इतना प्यार है ये मुझे जानते तक नहीं है, मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। एक आत्मिक प्यार हाँ, यहाँ पर, और सबके चेहरे पे स्माइल है। यहाँ जो भी इंसान घूम रहा है या घूम रही है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, उनके चेहरे पे एक स्माइल है। तो एटलीस्ट दिखता है कि जैसे ना दुनिया में दुख क्या होता है, गम क्या होता है, शोक क्या होता है, नहीं है। सो ये धरती का स्वर्ग। बस अब आप भी आ गए, आप जुड़ गए हैं, और आपके लाइफ में भी कंटिन्यूटी बनती रहेगी जरूर। और अच्छा लग रहा है असीमा जी, आपके विचार सुन करके भी बड़े सुलझे हुए विचार भी हैं, और एक अच्छे व्यक्तित्व, आपकी आवाज़ में भी वो कहते हैं ना सच्चाई। इसलिए मैं मन करता है सुनता रहूं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल। आप हमारे शो में आकर के इतनी अच्छी अनुभूतियाँ आपने शेयर की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, मुझे बुलाया और ये अवसर दिया, और मेरी बात जहाँ तक पहुँची, मेरी बात नहीं है, ये उनकी बात है जो मेरे मुंह से निकल रही है। सही बात है, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो सुना दोस्तों, किस तरह से असीमा जी की बातों को बहुत अगर बारीकी से आपने सुना होगा तो महसूस करेंगे कि अगर हम चाह लें किसी अच्छे विचारों को मन में जोड़ते जाएं तो व्यवहार में आने लगता है। और जब वो व्यवहार में आते हैं तो वही हमारा जीवन बन जाता है, दिनचर्या बन जाता है। हमारा जो पब्लिक रिलेशन है कहो, फैमिली रिलेशन है कहो, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, वो हमारी वही व्यक्तित्व एक दुनिया को दिखाई देता है। कहते भी हैं कि एक राइटर या डायरेक्टर या फिर जो एक्टर्स होते हैं, ये समाज को एक सही दिशा दिखाने में उनका अगर अच्छा रोल हो तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनता है। असीमा जी के लाइफ से आप सब ने ज़रूर एक अच्छी दिशा में जाने का मन ज़रूर बना होगा आप सबका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।